आज हम देख लेते हैं विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न। 35 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे पुलिस हो। मतलब कहने का मतलब ये किसी भी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से एक प्रश्न 100% बनता है। जिसमें से अब इसको देखते हैं क्वेश्चन कौन-कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन से है, प्रश्न है एक है कि वंशानुगति के, इसे देखो कहा कि वंशागति भी कहते हैं, कभी इसे वंशानुगति भी कहते हैं, कि अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा है। तो अगर मान लीजिए कि वंशानुगति से संबंधित जो हैं, क्या कहते हैं, अध्ययन से संबंधित है, तो वह किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकी। अगर आपसे पूछे कि इसकी खोज किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था। और किस पौधे पर किया था, तो ध्यान दीजिएगा, एक जो हैं गॉर्डन पी के नाम से एक पौधा था, उसी के, जिसे मटर का पौधा कहते हैं, उसी के माध्यम से उन्होंने वंशानुगति की जो है उन्होंने नियम दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है कि निम्न में से कौन जो हैं आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का पिता कहे जाने वाले जो व्यक्ति थे वह थे ग्रेगर जोहान्स मंडल। तो ग्रेगर जोहान्स मंडल जी थे, उन्होंने आनुवंशिकी की खोज किए थे। इसी एक क्यों किए थे, क्योंकि देखो उनको गार्डन पी जो है मटर था, मटर के पौधे पर उन्होंने अपना नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो होते हैं किसने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछ लेता है। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले उन्होंने खोज करने वाले थे जीन शब्द का, वह जो होते हैं प्रयोग करने वाले थे जोहान्स थे। कौन थे, जोहान्स थे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4 है कि वंशागतिकी की इकाई क्या होती है, या वंशानुगति की मूल इकाई क्या होती है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, वंशानुगति की जो मूल इकाई होती है वह जीन होती है। अब पूछोगे जीन कहाँ पाया जाता है, जो डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर जो होता है पाया जाता है। और जब यह डीएनए जो होता है एकदम द्विगुण संरचना बना लेती है, तो वह हमारा क्रोमोसोम कहते हैं, जिसे हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्रों की जो संख्या होती है मनुष्यों में, वह जो होती है 23 जोड़ी कहते हैं, जिसमें से कुल 46 जोड़ी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मेंडल ने किस पौधे का संकरण प्रयोग किया था। माने संकरण प्रयोग किया था, मतलब उन्होंने किस पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि मेंडल का पूरा नाम क्या था, तो ग्रेगर जोहान्स मेंडल था। ठीक है, अगर किस पौधे पे किया था, तो मैक्सिमम लोग जंगली मटर पे मारते हैं, लेकिन जंगली मटर नहीं होगा। ऑप्शन हो जाएगा गॉर्डन पी। गॉर्डन पी जो होता है उन्होंने अपने सैंपल के रूप में चुना। अब क्यों चुना, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के लक्षण और उनको जो होता है एक अच्छी माने उनके अनुकूल ये पौधा जो होता है गॉर्डन पी जो होता है मटर था, वो मिल गया था। इसका ध्यान दीजिएगा, मटर भी कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि ग्रेगर मंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्रेगर जो मंडल थे वह किसके प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध थे, तो वह किसके लिए थे, तो वह आनुवंशिकता का जो नियम था इसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल जी प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर हमारा है 7 देख लेते हैं। 7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया भाई, क्यों माने उन्होंने मेंडल जो थे उन्होंने मटर के ही पौधे क्यों चॉइस किया। तो देखिए, ये सस्ते थे, तो ऐसी बात नहीं है। उन्होंने किसी चीज़ को सस्ते के आधार पे आप किसी चीज़ को जज नहीं कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी भी देखी जाती है, उसमें लक्षण क्या है। तो लक्षण क्या है, उसमें विपर्यापी लक्षण उपस्थित थे, इसलिए उन्होंने जो है मेंटल ने ही पौधे को चॉइस किया और उसे जो हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं, गॉर्डन पी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है कि मेंडल के नियम का एक अपवाद क्या है। तो अगर मेंडल का नियम भी मालूम होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, मेंडल का जो नियम था एक प्रभाविता का नियम था, एक स्वतंत्रता का नियम था, एक प्रभावी और अप्रभावी नियम था। मेंडल ने 3 नियम दिए थे। उसमें से अगर बात किया जाए कि इसमें कौन से नियम नहीं है या एक अपवाद है, तो वह जो होता है संलग्नता है। ठीक है, अगर बात करते हैं मेंडल का पूरा नाम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ग्रेगर जोहान मेंडल था। किस पौधे पे किया था, तो ग्राउंड पी के नाम से जानता है, गॉर्डन पी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन से है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि जीन्स
बने होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो जीन बने होते हैं, हम आपसे बताए थे कि जो डीएनए होता है, जो डीएनए के ऊपर जो होते हैं वो जीन चिपके होते हैं ऐसे, और जब वही जो होते हैं, जब गुणसूत्र इस प्रकार से बन जाता है, ये इसके ऊपर भी चिपके रहते हैं या उसी के ऊपर रहते हैं, तो ये जो होते हैं किसके बने होते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा किसके बने होते हैं, वह है डीएनए के बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही सिंपल है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये ध्यान दीजिएगा कि अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था। अरविंद खुराना जी को किस सम्मान के लिए उन्हें मैंने सम्मानित किया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। जो मैंने अरविंद खुराना थे, उन्होंने जीन का संश्लेषण किया था, उन्होंने फर्स्ट टाइम जीन उन्हीं को संश्लेषण बनाना शुरू किया था। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में जो होता है अरविंद खुराना जी को जो होता है सम्मान दिया गया था। तो ये किसके लिए था, जीन संश्लेषण के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि कह रहा है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। तो ध्यान दीजिएगा, प्रयोगशाला में संश्लेषण का, डीएनए का संश्लेषण करने का काम जो होता है सबसे पहले जो होते हैं खुराना जी थे। कौन थे, अभी हम ऊपर ही बताए कि जो होते हैं ऊपर जो थे अरविंद खुराना जी थे, वही उन्होंने ही जो होते हैं डीएनए का संश्लेषण का काम शुरू किया था। तो इसका सही जवाब जो होता है ऑप्शन बी हो जाएगा, खुराना जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है और 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, यह लिख लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछेगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह पूछा भी जाता है। ध्यान दीजिएगा कि फिर से ध्यान दीजिएगा, किसको आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का पिता किसको कहा जाता है, यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसको कहा जाता है मेंडल जी को कहा जाता है। मेंडल का पूरा नाम जो होता है ग्रेगर जोहान्स मेंडल था। उन्होंने किस पौधे पर किया था, तो गॉर्डन पी के नाम पर किया था। और वह जो होते हैं जिसे हम मटर कहते हैं। कभी कभी जंगली मटर आता है, तो जंगली मटर हमको नहीं मारना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा मेंडल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 13 है और 13 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा गया है। आनुवंशिकी जो हैं, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकी का उत्परिवर्तन होता है। तो ध्यान दीजिएगा, आनुवंशिकी का जो किसी भी आनुवंशिकी में जो उत्परिवर्तन हुआ है, जैसे कि हम लोग वनमानुष के ये थे, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हम लोग क्या थे, परमाणु के ये थे, उसमें उत्परिवर्तन हुआ जिससे कि मानव का जो रूप हम लोग ग्रहण कर लिए, वह क्या था, तो ध्यान दीजिएगा वह क्या था। तो एक चीज़ बता दें, उसमें क्रोमोसोम जो होता है उसमें हमारे परिवर्तन हो गया। क्रोमोसोम मतलब कह सकते हैं गुणसूत्र, जिसकी संख्या होती है 46। अगर 46 में अगर परिवर्तन हुआ, जिससे कि हम लोग जो है मानव का विकास होना शुरू हुआ। ठीक है, पूछ सकता है कि राइबोसोम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, राइबोसोम होता है कोशिका में उपस्थित जो होता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं, इसमें जो है प्रोटीन का, मैंने कहा कि जो है प्रोटीन का संश्लेषण करने का काम राइबोसोम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। 14 है कि सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। मतलब अगर सेल हम लोग कहते हैं तो उसका वैज्ञानिक के पहले, सबसे पहले सेल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक थे जिन्होंने सेल शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। कहा कि जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है। जंतु कोशिका को, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से अलग करती है। ठीक है, माने विभेदित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, वह मतलब कहने का मतलब ये कि जंतु कोशिका में तो होता है लेकिन वनस्पति कोशिका में नहीं होता। मतलब उसमें अंतर क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सेंट्रीओल होता है, एक सेंट्रीओल होता है, वह जो होता है जंतु कोशिका में तो होता है लेकिन वनस्पति कोशिका में नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेंट्रोसोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन काम होता है वह ऊर्जा बनाना होता है। तो ऊर्जा हमारा कैसे बनाएगा, अगर भोजन का ऑक्सीकरण करेगा तभी तो हमको कोशिका जो होते हैं, कोशिका हमारे क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तोड़ती हैं और तोड़ने के बाद जो है एनर्जी मुक्त करती हैं। तो वही एनर्जी जो होता है हम किसी भी कार्य को करने में करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर देता है तो भोजन का जो ऑक्सीकरण है ना, वह नहीं होगा। और जब भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा तो हमारा ऊर्जा नहीं बनेगा। पूछा क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा नहीं बनेगा। अगर ऊर्जा नहीं है तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है।
इसी को अभी हम ऊपर बताए हैं कि जो कोशिका का जो माने होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही जो होते हैं ऊर्जा का निर्माण करता है, जो और हर एक कोशिका में होता है। ठीक है, तो यह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग की बात करते हैं कि अगर किसी भी कोशिका में अगर उपस्थित कोशिकांग वो चीज़ होती है, जो कोशिका के जो छोटे-छोटे पार्ट होते हैं, जैसे गुणसूत्र हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, कोशिका हो गया, ये सब जो होते हैं कोशिका के छोटे-छोटे पार्ट हैं, ये पूरे मिलाकर जो होते हैं वह क्या बनता है? कोशिका बनती है। उसके पूछा सबसे जो छोटे-छोटे भाग होते हैं उसमें सबसे बड़ा भाग कौन-सा होता है? तो ध्यान दीजिए वो कौन-सा होता है? प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड जो होता है कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत आसान है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में जरूर आएगा। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा प्रोटीन का संश्लेषण का काम जो होता है वह राइबोसोम में होता है। राइबोसोम क्या करता है कि हमारा प्रोटीन का काम करता है। अगर पूछा जाए मैंने कहा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो यह जो होता है कोशिका को मैंने कहा कि ऊर्जा बनाने का काम करता है। तो कोशिका में जो उपस्थित प्रत्येक कोशिकांग जो होते हैं उसका कुछ न कुछ काम होता है। उसी में से पूछा है कि कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य कहाँ पर होता है, तो वह कौन सा होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? एक चीज ध्यान दीजिएगा, किसी भी कोशिका का जो होता है बाहरी आवरण जो होता है वह जो होता है वह झिल्ली नहीं होती है, झिल्ली का काम नहीं करती है। वह होता क्या है? वह कोशिका भित्ति होती है, जो उसकी जो किसी कोशिका को उसके ऊपर बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। कोशिका के को दो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है टाइपिंग, इसको थोड़ा संभालिएगा कि कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करता है। तो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करने का जो काम है वह कौन काम करता है बाबा? शुभ काम कौन करता है? तो यह ध्यान दीजिएगा, कोशिका भित्ति होती है जो उसको कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, क्योंकि कोशिका को बांध के रखती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रोटीन 22 है कि प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है। तो ध्यान दीजिएगा, प्रोटीन निर्माण का जो सक्रिय स्थल है वह क्या है? एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवीजन देख लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन सा होता है, ये अभी आपको बताए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में। वह कौन सा होता है? राइबोसोम होता है। ठीक है, तो राइबोसोम जो होता है प्रोटीन निर्माण का काम करता है। और राइबोसोम कहाँ होता है? तो वह कोशिका का कोशिकांग है। कोशिकांग वह चीज़ होता है जो कोशिका छोटी-छोटी मिलकर बना होता है। हम तब उसको कंप्लीट को कोशिका कहते हैं। जो छोटे-छोटे कण होते हैं वह कोशिकांग होते हैं। जैसे में मैंने कहा राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ये सब जो होते हैं कोशिकांग हैं। जब ये पूरे मिलकर जो होते हैं कोशिका का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो ध्यान दीजिए, कौन सा केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। हमको बात कर रहा है पादप कोशिका की। कोशिका भी दो होते हैं, एक जंतु की होती है, एक पादप की होती है। तो हम बात कर रहे हैं पादप कोशिका की। तो पादप कोशिका में क्या कहता है? कोशिका भित्ति होती है, ये होती है, लवक होता है। पादप की बात कर रहा है क्योंकि वो स्वयं भोजन बनाते हैं तो लवक होगा ही। रिक्तिकाएं होती हैं, ये भी होता है। अगर उस इसका आंसर जो हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। लगभग सभी पाए जाते हैं। पादप में कोशिकाएं जो होती हैं, कोशिका भित्ति होती है, लवक होता है, रिक्तिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो होते हैं 25 आ गया है। 25 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिएगा। क्या कह रहा है कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो ध्यान दीजिएगा, पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो पत्तियों को हरा रंग देता है। वह हरा रंग होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के माध्यम से वन भोजन का निर्माण करता है, जिसमें क्या होता है? H2O मिल जाता है और जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर जो होते हैं ग्लूकोज बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है और बहुत सिंपल है। और ये क्वेश्चन देखिए मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे जो भी एग्जाम हो, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? कोशिका के कहने का मतलब ये होता है कि कोशिका में सबसे अधिक 80% से अधिक क्या पाया जाता है? ऑप्शन है प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है, जल है। तो आपको बता दें ये जो होता है लगभग 80% से अधिक जो होता है जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो होता है हमारा 27 है। 27 कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण किसी भी पादप कोशिका और पशु कोशिका, मैंने कहा पशु कोशिका में अंतर। पशु कोशिका मतलब समझ लो
अंतर क्या होता है? कोशिका में पाया जाता है पादप कोशिका और पशु कोशिका। मतलब ये पादप कोशिका मतलब ये हो गया कि पादप कोशिका मतलब पादप कोशिका, पशु कोशिका मतलब होता है जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वो अंतर जो होता है वो कोशिका भित्ति की होती है। क्वेश्चन घुमाने का किया है, लेकिन यह क्वेश्चन लगभग सीजीएल में पूछा गया है, तो आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 क्या कर रहा है कि कौन सा माने अंकक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं। तो कौन से जो होते हैं कोशिका माने अंगक जो होते हैं प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होते हैं, उसको हमको बताना है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हमको पूछा है कि जंतु में क्या लवक पाए जाते हैं, तो लवक नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि जंतु जो होते हैं बने बने हरित पौधे या प्राथमिक उत्पाद पर निर्भर होते हैं, तो ये जो होते हैं भोजन बनाने का कार्य नहीं करते हैं, तो हमारे लवक नहीं होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में किसी लगभग 2 से 4 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा है 29 है। 29 क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया में अनुपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया इसमें अनुपस्थित होता है। तो ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया ईस्ट में तो होता है, ऊर्जा का कार्य करता है, कवक में भी होता है, लेकिन जीवाणु ज्योति है जीवाणु में नहीं होता है। तो ऑप्शन किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। डीएनए के द्वि हेलिक्स स्वरूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? दो जो डीएनए का जो होता है जो रूप होता है वह सबसे पहले किसने दिया था? तो ध्यान दीजिएगा, वह थे वाटसन और क्रिक थे। उन्होंने उसकी विशेषता बताया था। इसमें कौन कौन प्रोटीन शर्करा की बात करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है? 31 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया है? तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस की जो खोज है सर्वप्रथम ब्राउन ने किया था। ये क्वेश्चन जो होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। अगर 2 या 3 एग्जाम दोगे तो इसमें से यह क्वेश्चन एक बार जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर जो होता है 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियाँ नियंत्रित करती है। कोशिका को जो नियंत्रण जो होते हैं गतिविधियाँ कौन करती है? जो केंद्रक का काम होता है वह केंद्रक जो होते हैं अंदर बैठा रहता है, उसके अंदर बाहर जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गाल्गी क्या हो गया, राइबोसोम को नियंत्रण करने का काम जो होता है वह केंद्रक का होता है। ऑप्शन जो होता है डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं कि गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 33 है कि गुणसूत्र क्रोमोसोमल शब्द प्रदान किया। तो ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया था? तो ध्यान दीजिएगा, गुणसूत्र शब्द देने वाले जो हैं वाल्डेयर थे। अगर कोशिका की बात करते हैं कि वह न्यूक्लियस की खोज करने वाले थे तो वह ब्राउन थे। ठीक है, अगर भामाणु में पूछे कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है तो लगभग जो होते हैं 23 जोड़ी कहेंगे आप। और पूरा पूछा जाए तो 46 होते हैं। तो अगर ये भी पूछ सकता है कि कितने जोड़ी समान होते हैं, 23 गुणसूत्र जो होते हैं, 22 गुणसूत्र जो होते हैं समान होते हैं, इतना आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि अंतःप्रदबीय जालिका की खोज की है। तो ध्यान दीजिएगा, अंतःप्रदबीय जालिका की जो खोज करने वाले थे पोर्टर थे। ऑप्शन जो होता है बी हो जाएगा, पोर्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? अगर ये भी पूछ सकता है, जो ब्राउन जो हैं कोशिका की जो खोज किए थे वह जो हैं मृत कोशिका पे किए थे। ठीक है, और वह जब उसकी सूक्ष्मदर्शी की खोज मालूम चल गई माने, और वह सूक्ष्मदर्शी जो खोजा गया था होने के बाद जो हैं इनका खोज जो हैं दूसरा कोई किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि उस जो सूक्ष्मदर्शी की जो खोज किए थे वह कौन थे, तो वह थे नाल और रस्का। नाल और रस्का ने एक इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की खोज की, तब ब्राउन ने जो हैं कोशिका की जीवित कोशिका की खोज किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। हमारा 35 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, यह लास्ट क्वेश्चन है। कहा कि वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो ध्यान दीजिएगा, वास्तविक जो केंद्रक होता है वह किस में अनुपस्थित होता है, तो वह चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, वह होता है जीवाणु में। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको 36 नंबर पर सेलेक्ट कर लिया हूँ। तो ये अगर आपसे पूछे कि वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो कहने का मतलब किसमें अनुपस्थित होता है, किसमें नहीं होता है, तो जीवाणुओं में नहीं होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।